Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel C-Type Guru Competition Zone। फ्रेंड्स मैं हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए मॉर्निंग का सेशन जो कि प्रतिदिन सुबह 9 बजे आता है। फ्रेंड्स ये सेशन आईएएस, यूपीएससी या फिर जितने भी स्टेट पीसीएस है उनकी प्रिपरेशन करने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए द परफेक्ट क्लासेस है, क्योंकि इसमें कंप्लीट हम लक्ष्मीकांत की समरी, बिपिन चंद्रा की समरी या सतीश चंद्रा जितनी भी बुक्स आप पढ़ते हैं स्टैंडर्ड बुक्स, उन सभी स्टैंडर्ड बुक्स को समराइज करके हम आपके लिए लेकर आते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी शॉर्ट वे में आपकी टॉपिक जो आसानी से आप आंसर कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये सेशन आपको प्री से मेंस लेवल तक के लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए फ्रेंड्स आप प्रतिदिन इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें। बिना लेट किए हुए फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का सेशन। यह प्रतिदिन मॉर्निंग सेशन है। इस मॉर्निंग सेशन में आप सुनने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। प्रतिदिन सुबह 9 बजे ये सेशन लाइव फॉर्मेशन में आता है। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल C-Type Guru Competition Zone। फ्रेंड्स मैं हाजिर हूँ लेकर आप लोग के लिए मॉर्निंग सेशन, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। अर्थात कि ये सेशन अभी हम लोग का जो चल रहा है, स्पेशली इसमें हम लोग देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके यूपीएससी के एग्जाम में और बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, या फिर जो क्वेश्चंस आने वाले आगे उन प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को हम लोग अभी देख रहे हैं। स्पेशली राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के पार्ट से यह आपका 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद के क्वेश्चन कहे जा सकते हैं। फ्रेंड्स इनके इंपॉर्टेंट बातों को, इंपॉर्टेंट तथ्यों को हम लोग देख चुके हैं। अब इन पे आधारित जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं आपके, उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जिनमें से कल कुछ क्वेश्चंस को देखे थे। अब आगे इन क्वेश्चंस में से देखने हैं कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और रह गए हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आते हैं इस पार्ट से, जिनके बारे में जानकारी आपको लेना ज़्यादा जरूरी है। आइए फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का मॉर्निंग सेशन, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। फ्रेंड्स अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ सेशन को भी जरूर लाइक करें। बेल आइकन को बजाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो भी वीडियोस अपलोड होंगे या जो भी क्लासेस, लाइव क्लासेस आएंगी, उनका जो नोटिफिकेशन होगा आपको मिलता रहेगा। फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। लेकिन आपको बता दूं कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, और इस सेशन में हम लोग कंटिन्यू वे में देखते रहेंगे कि कौन कौन से पार्ट आपके एग्जाम्स के लिए है इम्पोर्टेंट और कौन पार्ट आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग अभी करेंट अफेयर के पार्ट देखने हैं, जियोग्राफी के पार्ट देखने हैं। जो भी स्टूडेंट 2020 के स्पेशली जो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम है उसमें शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है अभी उन पार्ट पे हम लोग मेनली डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स आप कंटिन्यूसली हमारे साथ आप बने रहें। आइए फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्विज। इसके लिए आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का टाइम होगा। आप अगर आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको आंसर बताऊंगा, सही आंसर साथ में एक्सप्लेनेशन भी प्रत्येक ऑप्शन के साथ मैं आपको दूंगा। आइए फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन को। और ये पहला क्वेश्चन आज का जो कहता है, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा क्योंकि क्वेश्चन जानने हैं। अब थोड़ा सा कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावी बना दिया। फटाफट बताइए फ्रेंड्स, आपको बताना है किस संवैधानिक संशोधन ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बना दिया। और फ्रेंड्स इसके सही जवाब की अगर बात करें तो वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात क्या 42वां संविधान संशोधन 1976। ऐसा क्या इसमें जोड़ दिया गया जो कि मौलिक अधिकार की वजह से भी ज़्यादा यह प्रभावशाली हो गया। तो फ्रेंड्स 42वां संविधान संशोधन में वर्ड जोड़ा गया आपका धर्मनिरपेक्षता, ठीक है। उसके बाद क्या जोड़ा गया फ्रेंड्स, उसके बाद जोड़ा गया समाजवादी का वर्ड, यानी समाजवाद, राइट। उसके बाद इसके साथ ही
जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन में ही पंचायती राज की व्यवस्था। इस तरह से कुछ ऐसे पॉइंट जोड़े गए जो मौलिक अधिकार से ज़्यादा प्रभावशाली था, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता से पूरे देश में एकता बनी रहेगी, अखंडता बनी रहेगी। हर इंडिविजुअल को अपना इंडिविजुअल अधिकार होगा कि वह जिस धर्म को चाहे मान सकता है। समाजवाद से देश का विकास होगा। उसके बाद अगर पंचायती राज की बात करें तो यहाँ पर स्वायत्त अर्थात कि स्वशासन की व्यवस्था लागू होगी। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपके, ये ऐसे टॉप पॉइंट थे, ऐसे टॉप आपके चेंजेज किए गए 42वां संविधान संशोधन में, जो कि मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? यह क्वेश्चन से आपको कई तरह से पूछा जा सकता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था। आंसर आपका 1976। उसके बाद पूछा जाएगा कि धर्मनिरपेक्षता किस संशोधन में जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन। स्वशासन अर्थात कि आपका पंचायती राज की व्यवस्था कब स्टार्ट हुई, 42वां संविधान संशोधन 1976। पहला राज्य राजस्थान। फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आंसर आपका एक ही फॉर्म में होगा, इसलिए फ्रेंड्स इसे जरूर आप याद रखेंगे। देखते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन कहता है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। कहता है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है। और फिर इसके सही जवाब की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अभी हमने बात किया कि यह आपका 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसके द्वारा समाजवाद वर्ड को जोड़ा गया था। तो ऑब्वियसली सी बात है किस पार्ट में आएगा, नीति निर्देशक तत्वों के पार्ट में ही आएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगर डाउट नहीं है तो देखते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा कहता है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश किस संशोधन के द्वारा या किस पार्ट के द्वारा दिया जाता है, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और इसके सही जवाब जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। हमने कल ही देखा था कि नीति निर्देशक तत्व जो है एक कल्याणकारी राज अर्थात कि लोक कल्याण की बात करता है, लोक कल्याण की बात करता है। इस लोक कल्याण के अंदर आपका सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, उसके बाद राजनीतिक न्याय, इन सभी की चर्चा की जाती है। इसलिए आपका सही आंसर क्या होगा, नीति निर्देशक तत्व, क्योंकि यही समाज में न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय जब सभी रूप में न्याय की बात करेगा तो ऑब्वियसली सी बात है कि यह कल्याणकारी राज्य का निर्माण भी करेगा। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं? किसी को डाउट है तो बोलिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए अगर आगे की बात करें तो नीति निर्देशक सिद्धांत है, आपको बताना है कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। वाद योग्य नहीं, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, वाद योग्य नहीं है। ऐसा क्यों है फ्रेंड्स? क्योंकि हमने आपको एक चिन्ह आउट करवाया था कि आपका नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वह प्रवर्तनीय नहीं है। ध्यान दीजिए जरा से, याद हो तो आपको मैंने बताया था कि नीति निर्देशक का जो तत्व है यह प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात कि किसी भी रूप में इस पर वाद विवाद की बात जो है वह चलने वाली नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स? जबकि मौलिक अधिकार के बारे में हमने देखा था कि मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार के अंदर प्रवर्तनीय बात विचार तो हो सकता है लेकिन इनमें संशोधन की बात नहीं करी जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, वाद विवाद योग्य भी नहीं है, इसलिए आपको मैंने टिक आउट कराया था कि याद रखिएगा फ्रेंड्स कि नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं है। याद रखिएगा, इससे अभी भी नोट डाउन कर लीजिए कि यह पार्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे की बात करें फ्रेंड्स तो अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। जल्दी करें फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, सरकार के उपलब्ध संसाधनों पर।
फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि नीति निर्देशक तत्व यह सभी राज्यों को निर्देश देता है कि वहाँ पर जितने भी आपके संसाधन उपस्थित हैं उन संसाधनों का उपयोग इस रूप में करें कि उनकी पूरी पॉपुलेशन अर्थात पूरी जनसंख्या को समान रूप में उसका लाभ मिल सके। बात समझ में आ रही है? इसलिए नीति निर्देशक तत्व जो है यह क्रियान्वयन किस आधार पे करता है कि उस राज्य के पास संसाधन कितना उपलब्ध है उसी के आधार पर यह कार्य करेगा, क्योंकि जो संसाधन है उसी का बंटवारा उनमें जो उपस्थित या जो उनके नागरिक है उनको मिलेगा। इसलिए यह डिपेंड करेगा कि उस राज्य विशेष के पास संसाधनों की कितनी अधिकता है, कितनी उपलब्धता है। क्लियर है फ्रेंड्स? किसी को डाउट नहीं होगा। ऐसे इन सभी पॉइंट को हमने आपको डिस्क्रिप्शन के द्वारा समझाया था। जिस समय मैंने टॉपिक की चर्चा की थी तो इनके बारे में हमसे आपसे चर्चा किए हुए थे। अगर डाउट हो तो आप वो सेशन देख सकते हैं। कहते हैं फ्रेंड्स, मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। अब बताओ फ्रेंड्स, इनके बारे में चर्चा तो हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा किया था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। फटाफट बताइए फ्रेंड्स। जरा सा ऑप्शन ज़्यादा है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा ऑप्शन है, जरूर पढ़िए, आंसर दीजिए तब। फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और इसके सही आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या कहता है? मूल अधिकार वाद्य योग्य है जबकि राज्य निर्देशक तत्व वाद्य योग्य नहीं है। अभी हमने देखा कि यह प्रवर्तनीय है लेकिन क्या है आपका यह प्रवर्तनीय नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स? उसके बाद बाकी ऑप्शन की भी देख लेते हैं एक बार। कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व बंधनकारी है जबकि मूल अधिकार नहीं है। ऐसा कोई बंधन है क्या किसी राज्य के पास? बिल्कुल भी नहीं। यह तो सिर्फ सरकार को, राज्य सरकार को निर्देश दिया जाता है। यह कोई आपको उसके ऊपर बॉन्डेज थोड़े ना कि मानना ही मानना है। वह इस बात की उसे निर्देश दिया जाता है कि जो भी विधान अगर अपने राज्य में बनाए तो वह नीति निर्देशक सिद्धांतों को फॉलो करे, लेकिन उसके लिए कोई बॉन्डेज की बात नहीं कही जाती है। दूसरे ऑप्शन की बात करें फ्रेंड्स तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य है। यहाँ पे कह रहा है वाद योग्य है, बिल्कुल उल्टा बात कह रहा है। अभी हमने देखा था कि वाद योग्य नहीं है, इसलिए पहला और दूसरा का तो कोई चांस ही नहीं बनता, और तीसरा बिल्कुल परफेक्ट आंसर कह रहा है, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। और चौथा उपयुक्त में से नहीं है तो ये भी नहीं होने वाला है। क्लियर है फ्रेंड्स? आसानी से अगर टॉपिक अगर पढ़े होंगे तो आप आंसर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आसानी से किया जा सकता है। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मौलिक अधिकार एवं राज्य निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? फटाफट बताइए कि कौन सा कथन इन दोनों के लिए सही है। फ्रेंड्स, इसके सही जवाब की अगर बात करें तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वे एक दूसरे के लिए क्या है? पूरक के रूप में कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सिटीजनशिप के लिए, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, प्रत्येक सिटीजनशिप के लिए तीनों तरह की स्वतंत्रता अर्थात लोकतंत्र चाहिए, राजनीतिक, आर्थिक और आपका क्या सामाजिक। तो यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा, राजनीतिक लोकतंत्र की जो बात है वह कौन करता है? हमारा मौलिक अधिकार करता है, जबकि सामाजिक और आर्थिक इन दोनों की लोकतंत्र की बात, इन दोनों की स्वतंत्रता की बात कौन करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जबकि एक नागरिक के लिए तीनों की स्वतंत्रता होना बिल्कुल आवश्यक है। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के पूरक है, पहला केस। दूसरे केस की अगर बात करें कि एक दूसरे की पूरक कैसे बनते हैं तो वो जान लीजिए एक और, कि नागरिक के लिए मौलिक अधिकार क्या करता है? उनके लिए उनके अधिकारों को बताता है कि वह स्वतंत्र रूप में इन अधिकारों को पालन कर सकता है। जैसे बोलने की स्वतंत्रता, वोट देने की स्वतंत्रता, किसी राज्य में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी अपना बिजनेस करने की स्वतंत्रता, ये सभी की चर्चा हमारा करता है कौन? मौलिक अधिकार। 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो होते हैं उनको शिक्षा का अधिकार, तो ये आपका अनुच्छेद संख्या 24 में बात कही गई है इसके बारे में। लेकिन वहीं पर अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अगर बात कीजिएगा तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिक का जो मौलिक अधिकार है
उनको बिना प्रभावित किए हुए उनको क्या होगा, उन्हें शिक्षा के अलावा उन्हें कार्य देने की आवश्यकता, उनके अतिरिक्त उन्हें जो कार्य करेगा काम के अकॉर्डिंग उन्हें पैसे निर्वाह करने की आवश्यकता, इन सभी चीज़ों के बारे में निपटारा कौन करेगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अर्थात एक व्यक्ति को कुशल जीवन स्तर आपका स्तर बनाए रखने के लिए कौन सी जरूरी है जी, मौलिक अधिकार और राज्य का नीति निर्देशक तत्व दोनों की आवश्यकता है। इस कंडीशन के लिए आप कह सकते हैं कि ये एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल पूरक है, अर्थात कि एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में वर्क करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। अगर आगे की पॉइंट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो अगली पॉइंट हमारी कहती है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि राज्य की आपका कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की बात, तो ऑब्वियसली सी बात है किसमें जाएगा, यह राज्य के निर्देशिक तत्वों में जाएगा, क्योंकि यही हमारा वर्णन करता है इसके बारे में। क्लियर है फ्रेंड्स। उसके बाद की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उसके बाद ये क्वेश्चन हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपके सामान्य जीवन से भी रिलेटेड है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरा बताइए कि यह किस पार्ट का है, अर्थात के समान कार्य के लिए समान वेतन जिनकी चर्चा अभी भी होती है, ये बताना है आपको कि संविधान के किस पार्ट में इसका वर्णन किया जाता है। और फ्रेंड्स इसके सही जवाब की अगर बात कीजिएगा तो होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ऐसा तो नहीं कि आप लोग ऐसा भी सोच रहे हो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व है तो ऑब्वियसली ऐसी बात है क्वेश्चन का आंसर वही होगा, ऐसा नहीं कीजिए, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है कि किसी भी कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि जो कार्य करेंगे समान कार्य समान वेतन जो उपलब्ध करने की बात है, यह भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि इसी के अंतर्गत राज्य को यह निर्देश दिया जाता है कि उनके अंदर में आने वाले सभी नागरिकों को कार्य उपलब्ध कराया जाए, अर्थात बेरोजगारी को दूर किए, और जितना कार्य करेंगे उस कार्य के अकॉर्डिंग उन्हें क्या दिया जाए, उन्हें मजदूरी दिया जाए। जितना कार्य करेंगे उस फॉर्म में उसे क्या दी जाए, मजदूरी दी जाए। तो इन सभी के बारे में चर्चा हमारा कौन करता है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। अर्थात इनका मतलब क्या हुआ, समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि अभी बड़े स्तर पर लागू हो रहा है। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं। हालांकि यह हमारे संविधान के अधिकार में यह शामिल कर दिया गया था नीति निर्देशक तत्वों को। क्लियर है कि नहीं फ्रेंड्स, बताओ फटाफट। क्लियर है सबको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें कहता है भारत के निम्नोक्त भागों में से एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक करने का प्रावधान किसमें किया गया है, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। न्यायपालिका का और आपका इसका दोनों को अलग करने का अधिकार किसमें दिया गया है, जल्दी करें फटाफट। और फ्रेंड्स इसके सही जवाब की बात करें तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जिनमें हमने पढ़ा था अनुच्छेद संख्या 50 में, ठीक है, अनुच्छेद संख्या 50 में। उसके बाद अनुच्छेद संख्या 51 में पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय आपकी स्वतंत्रता और शांति की बात कही जाती है। तो यह आपका क्या है, जहाँ पे न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को अलग करने की प्रावधान किया गया। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं, किसी को डाउट नहीं होगा इसमें। चलिए फ्रेंड्स अगर डाउट नहीं तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके और बिल्कुल अलग है। ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जिन क्वेश्चन को देखने पर आपको लगेंगे कि चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है, देखने से चारों ऑप्शन सही लगेंगे, इसलिए प्लीज आप सही से देकर आंसर करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल बात इसमें कौन सी कही गई है, वही इसका सही जवाब होगा। और एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चंस लाते हैं जिसमें देखने से लगेगा कि सभी ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेकिन उनमें से आपको चुनना है कि कब सबसे अधिक प्रभावी कौन सा पार्ट है। और फ्रेंड्स का सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, मेन मकसद इनका था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि नीति निर्देशक सिद्धांत का मुख्य मकसद क्या था,
कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। उनके बाद 42वां संविधान संशोधन के बाद आपका धर्मनिरपेक्षता वर्ड को जोड़ा गया। उसके बाद आपका क्या है कि देश के अंदर जब विकास की बात कही गई तब वहाँ पर आपका राज्य की आपका अर्थात कि जो राज्य सरकार है उनकी स्वेच्छाकारी आचरण को खत्म करने की बात कही गई। और उसके बाद एक काम अर्थात कि सामान्य काम और उनके सामान्य जितने भी वेतन की बात कही जाती है उन बातों को फिर बाद में जोड़ा गया। तो यह बात आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसलिए ओवरऑल देखेंगे तो आपका एक जो सामाजिक न्याय, आपका राजनीतिक न्याय और आपका क्या सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों न्याय की जो बात की जाती है, जिसके वजह से एक राज्य की कल्याणकारी राज्य के रूप में घोषणा होती है, वह इसका मुख्य मकसद था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल सही जवाब होगा। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं। लेकिन एक और बात, इसमें मुख्य कारण एक ही ऑप्शन के साथ दिया है, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में जब पूछेगा, आईएएस के एग्जाम में कभी कभी पूछता है तो कोडिंग करके दे सकता है। कोडिंग करके जब देगा जैसे 1 और 2 बोथ, ठीक है, तो उस कंडीशन में यह आंसर सही हो जाएगा। या कोडिंग करके देगा 1 2 3, तो इस फॉर्म में कोडिंग करके जब देने लगेगा तो उस समय देखिएगा जिसके साथ कल्याणकारी राज्य का ऑप्शन मैच कर रहा है वह इसका सही जवाब होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक कोडिंग करता हूँ, आप जरा आंसर बताना कि इसका सही जवाब क्या होगा। मैं कोडिंग करता हूँ यहाँ पर। पहले ऑप्शन की अगर बात करें हम लोग तो पहला ऑप्शन मान लीजिए कि हम देते हैं बी एंड डी, ठीक है, बी एंड डी। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं सी एंड डी, ठीक है, और चौथे ऑप्शन की बात करते हैं, तीसरे ऑप्शन की बी सी और डी, ठीक है, और लास्ट ऑप्शन चौथे ऑप्शन की बात करते हैं ए एंड बी, राइट, ए एंड सी कर देते हैं, ए एंड सी। फटाफट बताइए फ्रेंड्स, इसमें अब बताइए कि सही जवाब इसका कौन सा होगा। फटाफट आंसर कीजिए जरा सा कि 1 2 3 4 इन चारों में सही आंसर आप क्या टिक आउट करेंगे। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन पूछे, पहला ऑप्शन बी एंड डी का कोड है, दूसरा ऑप्शन सी एंड डी का कोड है, और तीसरा ऑप्शन बी सी डी का कोड है, और चौथा ऑप्शन ए एंड सी का कोडिंग किया गया है। फटाफट बताइए फ्रेंड्स। ओबियसली सी बात है आप लोगों ने सही आंसर ए और सी को ही मारेंगे। क्यों मारेंगे भाई? क्योंकि ए नंबर तो आपका परफेक्ट सही है और सी नंबर में उनके बातों को थोड़ा सा विस्तृत कर दिया है, तो ओबियसली सी बात है कि आपका आंसर क्या होना चाहिए, ए एंड सी होना चाहिए। क्लियर है सब किसी को? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें? बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सब किसी को? क्लियर है तो देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की बात क्या कहता है फ्रेंड्स, वो जरा सा देखिए। अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य के लोक कल्याण की संकल्पना। अब लोक कल्याण वर्ड देखते ही दिमाग में क्या बात चलना चाहिए आपका, वो चलना चाहिए राज्य का नीति निर्देशक तत्व। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं? लोक कल्याण वर्ड देखते ही कौन सा ऑप्शन मारेंगे आप, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम लेकर आए आपके लिए कि एक एक टॉपिक एक एक पॉइंट आपको याद हो जाएगा। जितना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फटाफट बताओ फ्रेंड्स, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? देखो यहाँ पे आर्थिक न्याय की बात आ गई, समानता नहीं, न्याय वर्ड आ गया। तो न्याय वर्ड आते ही आपका आंसर कौन सा होगा? फटाफट आंसर करो, फटाफट आंसर करो आप लोग। और फ्रेंड्स का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व। लेकिन यहाँ पर एक चीज अगर चेंज कर देता, यहाँ पे न्याय वर्ड को हटाकर यहाँ पे समानता कर देता। क्या वर्ड कर देता फ्रेंड्स? समानता। ऑप्शन भी आपका थोड़ा सा चेंज हो जाता, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है? न्याय वर्ड दिया इसलिए ऑप्शन नंबर ए, समानता वर्ड देता तो ऑप्शन नंबर बी। बताओ कितना कम की बात है, बस एक वर्ड का फासला है, ऑप्शन भी बदल जाएंगे। इसलिए एग्जाम्स में इन छोटे छोटे टॉपिक को, छोटे छोटे पार्ट को जरूर आप याद रखेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? क्लियर है सब किसी को? चलिए क्लियर है तो देखते हैं अगला। थोड़ा सा आपका निगेटिव पॉइंट वाला आपका क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से
कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? फटाफट बताइए, इनमें से कौन सा आपका नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? और फ्रेंड्स, इसका सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। जरा गौर कीजिएगा, ऑप्शन ऐसा क्यों होगा ये? अंतर्राष्ट्रीय शांति की प्रोत्साहन, अनुच्छेद संख्या 51, राइट, ठीक है। 14 वर्ष की बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात है, तो 44 और 45 में कहा गया इसके बारे में, ठीक है। गोवध निषेध या फिर आप कह सकते हैं कि मद्य निषेध की जो बात कही गई थी, जिसमें हमने कब बताया था आपको कि कोई भी राज्य अगर चाहता है तो वह राज्य क्या कर सकता है, अपने राज्य विशेष में, स्पेशली अपने राज्य में। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में चर्चा जो है आपका गोवध की जो आपका चर्चा है, ये कृषि और पशुपालन की संगठन के जिनके बारे में चर्चा किया था हम लोगों ने, उस पार्ट में इसका वर्णन है, अर्थात कह सकते हैं अनुच्छेद संख्या 48 में इसके बारे में वर्णित है। और यह 14 वर्ष की बच्चे की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात 44 में नहीं फ्रेंड्स, 45 में वर्णित है। तो ये क्या हो गया, अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 45 में और अनुच्छेद 48 में। ये तो आपकी पढ़ना था, यह जब हो गया 45, 48 और 51 की बात, तो ऑब्वियसली सी बात है कि 36 से 51 के बीच की मैटर है। लेकिन एक आपका मैटर है निजी संपत्ति की आपका समाप्ति के बारे में, तो यह किसी इसी अनुच्छेद में अर्थात 36 से 51 के अनुच्छेद के बीच में शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, इन छोटे छोटे बातों को थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तब जाकर याद रहेगा। गोवध निषेध 48, निःशुल्क शिक्षा 45, अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रोत्साहन 51, ये आपके तीनों याद रखने की बात है। क्लियर है फ्रेंड्स? किसी को अगर डाउट है तो फटाफट बताइए फ्रेंड्स, किसी को डाउट इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखते फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन हमारा कहता है फ्रेंड्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन सा नहीं है इसमें? फटाफट बताइए, राज्य का नीति निर्देशक तत्व इसमें कौन सा नहीं है? और फ्रेंड्स के सही जवाब की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैज्ञानिक मनोभाव का विकास। तो इस मैटर पे चर्चा नीति निर्देशक तत्व में कहीं पर भी नहीं किया गया। पोषाहार के बारे में चर्चा है, पोषाहार के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन इसके बारे में चर्चा कहीं भी नहीं किया गया है। पोषाहार की चर्चा किसमें किया गया? अनुच्छेद संख्या 47 में किया गया। कमजोर श्रेणी की आर्थिक हितों की अगर बात करें, अर्थात कि जो हमारे देश के कमजोर वर्ग है, अर्थात कि आपका न्याय संगत अगर कोई बात किया जाए, कमजोर वर्ग जैसे SC ST की बात की जाए, तो उनकी सहायता की बात हमारे इसमें कही गई है। लेकिन आपका किसी भी रूप में आपका किसमें नहीं किया गया, अर्थात कि इसकी चर्चा नहीं की गई है। आपका मनोवैज्ञानिक जो भावना है आपका वैज्ञानिक रूप में, इसकी नहीं। कार्यपालिका न्यायपालिका को अलग करने के बाद अनुच्छेद संख्या 50। तो इस तरह से इन सभी पार्ट्स के बारे में चर्चा जो है हमने किया है। लेकिन क्या है कि और बाकी सबकी, ये आपका जो ऑप्शन कह रहा है पहला नंबर वैज्ञानिक की बात, अर्थात कि वैज्ञानिक मनोभाव के विकास की बात, तो इनके बारे में चर्चा हमारे यहाँ पे नहीं किया गया है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल क्या होगा, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा। यानी कि आपका 47 में और कमजोर श्रेणी वाला आपका अनुच्छेद संख्या 46 में वर्णित है, और ये आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद अनुच्छेद संख्या 50 में वर्णित है। और आपका एक ही ऑप्शन बच जाता है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास। तो इनके बारे में चर्चा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स सबको? अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा ठीक से तो आपको प्रत्येक अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि मैं सभी में एक्सप्लेनेशन के थ्रू से बता रहा हूँ। साथ में जिस समय मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था उस समय भी सभी पॉइंट को आपको मैंने बताया था। देखते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन कहता है हमारा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या शामिल है जो मौलिक अधिकार में नहीं है? जरा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है लेकिन क्या है, मूल अधिकार में शामिल नहीं है। फटाफट कीजिए आंसर, अगर कर सकते फटाफट तो आंसर कीजिए। और फ्रेंड्स के सही जवाब की बात करें अगर, तो ऑप्शन नंबर डी आपका कुटीर उद्योग की प्रोत्साहन की बात।
क्या कहता है कि कौन सा पार्ट है जो नीति निर्देशक तत्व में है लेकिन मूल अधिकार में नहीं है। तो देखिए अस्पृश्यता की आपका उन्मूलन, तो यह हर किसी को जीने का अधिकार है, तो यह मौलिक अधिकार में भी आएगा और नीति निर्देशक तत्वों की पार्ट में भी। आने जाने की स्वतंत्रता अर्थात कि किसी भी राज्य में भ्रमण करने की स्वतंत्रता, यह मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों इस बात की चर्चा करता है। धर्म की स्वतंत्रता अर्थात धर्मनिरपेक्षता वह नीति निर्देशक तत्व में भी, और मूल अधिकार भी कहता है कि आप जिस धर्म की प्रचार करना चाहे प्रसार करना चाहे तो कर सकते हैं। तो धर्म की स्वतंत्रता तो दोनों में वर्णित है। लेकिन जो कुटीर उद्योग की प्रोत्साहन है, स्पेशली राज्यों को निर्देश दिया जाता है कि अपने राज्य के अंदर कामगारों को काम देने का अधिकार और उनके काम के निर्वाह मजदूरी को पूर्ण रूप से प्रदान करने का अधिकार, यह किस में वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में तो वर्णित है, लेकिन कुटीर उद्योग चलाया जाना ही अनिवार्य है, यह किसी भी नागरिक के लिए उसका मौलिक अधिकार नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? किसी को डाउट लगता है तो फटाफट बताइए। किसी को डाउट नहीं होगा? चलिए फ्रेंड्स, अगर डाउट नहीं है तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कहता है हमारा कि निम्नलिखित निर्देशक, आपका निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? गांधीवादी सिद्धांत कौन सा है? फटाफट बताइए फ्रेंड्स। जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स का सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वशासन की प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, जो कि 42वां संविधान संशोधन से शामिल किया गया था। इस ग्राम पंचायत की संगठन की बात यह किनके अनुसार लागू होती है? यह आपके कौन हो गए, जो देश के राष्ट्रपिता हैं उनके द्वारा इन बातों का प्रभाव जाता है, अर्थात कि किनके अनुसार? गांधी जी के विचार के हिसाब से। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अगर आप यूपीएससी का पेपर देना चाहते हैं तो आपको जिस समय आप नीति के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात कि नैतिक क्वालिटी के बारे में पढ़ना है आपको, तो उसमें पढ़ेंगे तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? गांधी जी की बुक भी पढ़नी पड़ेगी। इसलिए फ्रेंड्स उनके विचारों को, कुछ बातों को आप अभी से जानते रहेंगे तो उस समय थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। हालांकि इसके बारे में वर्णन, ग्राम पंचायत के वर्णन आपको मैंने बताया था अनुच्छेद संख्या 40 में, राइट। 42वां संविधान संशोधन है लेकिन अनुच्छेद संख्या 40 में इसका वर्णन है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? श्रमिक और बच्चों के संरक्षण की अगर बात कीजिएगा, अर्थात कि बच्चों के लिए और श्रमिकों के लिए इनके न्याय की बात कीजिएगा, तो उस कंडीशन में आपका किस अनुच्छेद में जाना पड़ेगा? इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अनुच्छेद संख्या, तो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चों के संरक्षण की बात कीजिएगा तो ये 45 में चला जाएगा, और श्रमिकों की अगर बात कीजिएगा तो अनुच्छेद संख्या 43 में चला जाएगा। अगर पुरुष और महिलाओं के समान कार्य वेतन की बात करें तो ये 38 में चला जाएगा, और कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक की बात करें तो ये अनुच्छेद संख्या 51 में, सॉरी फ्रेंड्स अनुच्छेद संख्या 50 में वर्णित है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर होगा सब किसी को? स्वशासन की बात, आपकी जो ग्राम पंचायत की बात है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद संख्या 40 में वर्णित है। यह आपका बच्चों के संरक्षण की बात अर्थात कि निःशुल्क शिक्षा की बात 45 कहता है। उसके बाद कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी अर्थात कि श्रमिकों का बात 43 नंबर कहता है, और पुरुष या महिलाओं के समान कार्य की बात जो है वो अनुच्छेद संख्या 38 कहता है, जबकि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करने की बात अनुच्छेद संख्या 50 इसके बारे में वर्णन करता है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? किसी को डाउट है तो बताइए। किसी को डाउट लगता है इस टॉपिक पे तो बता सकता है हमें, हम उस पर चेंजेस करने की या फिर और बेहतर वे से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बताओ फटाफट फ्रेंड्स, किसी को डाउट नहीं है? चलिए अगर डाउट नहीं है तो फटाफट मैं अब 5 मिनट में आपको अनुच्छेदों के बारे में फटाफट मैं बता दूं कि कौन सा अनुच्छेद किस में आएगा। नीति निर्देशक तत्वों के महत्व किसके लिए है? ओबियसली सी बात है कि राज्य के लिए होगा। नीति निर्देशक तत्व तो राज्य के लिए लागू होता है, किसी को डाउट नहीं होगा। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? ये थोड़ा सा करंट में भी आ जाइएगा और थोड़ा सा आपका बेहतर भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको जानना। फटाफट बताइए फ्रेंड्स।
और इसका सही जवाब फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, गोवा, राइट। उसके बाद थोड़ा सा ये क्वेश्चन फटाफट बताइए, राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात, तो मैं ये कितनी बार बता चुका आप लोग को, 6 से 14 वर्ष की बात कही जाती है। तो आंसर आपका क्या होने वाला, ऑप्शन नंबर ए अर्थात कि 14 वर्ष। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए अगर क्लियर है तो फटाफट देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? मौलिक अधिकार से भिन्नता को बताना है आपको। फटाफट बताइए फ्रेंड्स, इसके बारे में चर्चा अभी हम लोगों ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। हमने अभी बताया था आपको कि प्रवर्तनीय नहीं है अर्थात कि वाद नहीं है, वाद्य योग्य नहीं है, और मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है अर्थात कि वाद हुआ है। इसमें बात समझ में आ रही है? अभी हमने चर्चा किया था आपसे, वर्ड आपके एग्जाम में वाद वर्ड दे सकता है या प्रवर्तनीय वर्ड, दोनों में से कोई भी देगा तो एक ही तरह की बात आपका भावना होगी। इस बात को आप याद रख लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए इस बात को। बात समझ में आ रही है? इसलिए प्लीज फ्रेंड्स इन सभी बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। आशा फ्रेंड्स आज की सभी पॉइंट क्लियर हो गई है आपकी। अगर किसी को डाउट रह भी गया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगले क्लास में हम लोग या तो करेंट अफेयर या फिर ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का ये भी कमेंट्स है कि सर ज्योग्राफी की क्लास नहीं हुई है, इसलिए ज्योग्राफी या फिर करेंट अफेयर। और ज्योग्राफी की भी अगर बात करेंगे तो स्पेशली हम लोग स्पेशली बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है? क्योंकि अभी बीपीएससी के एग्जाम है और मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पे या फिर आपका पूरे नेशनल ज्योग्राफी पे बात नहीं करने वाला, स्पेशली आपको बिहार के ज्योग्राफिकल एरिया के बारे में हम लोग जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके बारे में आपको नोट्स के फॉर्म में थोड़ा सा चर्चा करेंगे, ठीक है? अदरवाइज करेंट अफेयर की चर्चा, इन दोनों पॉइंट हमें बचे हुए हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग हिस्ट्री की तरफ चलेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में आपको गिने चुने हुए पॉइंट बताएंगे, क्योंकि आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चंस ज़्यादा इंटरडियर एरिया से आता नहीं है, आपको मॉडर्न इंडिया से यानी कि हाफ 18th सेंचुरी से क्वेश्चंस को उठाया जाता है, अर्थात कि मिडिवल अर्थात कि मिड के 18वीं शताब्दी की जो मध्य है उनके आगे के बातों को पूछा जाता है। इसलिए हिस्ट्री के गिने चुने पार्ट को ही हम लोग को जानना है, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे करेंट अफेयर या फिर ज्योग्राफी के पार्ट को। आशा फ्रेंड्स आज की सभी पॉइंट क्लियर हो गई होगी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो जाते जाते लाइक बटन जरूर क्लिक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। आप पूरी सेशन में हमारे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक्स अ लॉट। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद।